हेलो। हाँ, तो आज जो देखेंगे वो है कैसे गिट इंस्टॉल करेंगे और इसको फिर एक बार चला के देखेंगे और डाउनलोड भी करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर उसमें ब्रांच कैसे क्रिएट करना पड़ता है और ये सब जो चीज़ है वो हम करके देखेंगे। तो पहले तो गिट सर्च करना पड़ेगा आपको गूगल में, एंड उसके बाद फिर आप आ जाओ git-scm.com। इसमें जाने के बाद आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ दिखेगा। अगर आप विंडोज़ मशीन में यूज़ कर रहे हो और कोई दूसरा मशीन है तो आपको वो से डिटेक्ट करेगा, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली सी कि उसके लिए जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पोर्टेबल करूँ या फिर स्टैंड अलोन करूँ। तो मेरे को स्टैंड अलोन करना है। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि ये जो है कि विदाउट एनी डिपेंडेंसी चल सकता है, ठीक है। अगर नेटवर्क नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मैं 64 बिट गिट फॉर विंडोज़ सेटअप मैंने इस डाउनलोड कर रहा हूँ। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, शो इन फोल्डर कर सकते हो और फिर डायरेक्टली इसमें डबल क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा थोड़ी देर बाद कि एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल के लिए, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, यूज़र एक्सेस कंट्रोल जो है उसमें आप येस करोगे, ठीक है। और ये यूज़ करने के बाद आपके पास फिर से एक ऐसा वो आएगा, ऐसा आपके पास एक विंडो आएगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो आपका जो गिट फोल्डर है, उसको गिट का जो इंस्टॉलेशन फाइल है ना वो कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। तो प्रोग्राम फाइल स्लैश गिट यही आपका जनरल जो है वो है, ठीक है। जनरली यही यूज़ करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करो। नेक्स्ट के बाद फिर से एक नेक्स्ट क्लिक कर लो। नेक्स्ट करते जाओ और फिर डेट गिट डिसाइड कि आप क्या इनिशियल ब्रांच की या फिर रिपोजिटरी जो भी है, इसको आप सिर्फ नेक्स्ट करते जाओ। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि गिट क्रेडेंशियल्स मैनेजर जो है इसमें इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एंड देन इंस्टॉल जब ये स्टार्ट हो जाएगा आप देखोगे कि एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स शुरू हो गया है। एंड देन थोड़ी देर बाद जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आपका इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे गिट को। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाए हम वेट करते हैं। उसके बाद फिर इंस्टॉल होने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गिट कैसे यूज़ करना पड़ता है और इसके साथ गिटहब के साथ कैसे लिंक करना होता है, ठीक है। तो पहले इसको इंस्टॉल करने दें। 2-4 कमेंट्स चलाएंगे। 2-4 कमेंट्स चलाने के बाद हम समझ जाएंगे कि गिट सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। 2-3 सेकंड, हाँ। तो इसमें क्या करो ना, ये क्लिक लॉन्च गिट बेस करके आप फिनिश करो तो क्या होगा, ये डायरेक्टली आपका गिट बैच जो है लॉन्च कर देगा। इसमें आप देख रहे हो कि यूज़र एड्रेस जो एस पी सी एंड देन मिंग W64 ऐसा कुछ दिख रहा है। और आपके यहाँ आप देखो, दिस इज़ एक्चुअली द बैच नेम। सो जो बैच आपने अभी खोला, कर्नल जो खोला है उसका नेम है इसका कि मिन GW64 बिट का है ये, इसलिए, ठीक है। कौन से फोल्डर में है, /C/users/user। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि गिट का काम क्या होता है, ठीक है। आपको शायद ये मालूम, किसी को मालूम हो सकता है कि गिट का काम क्या होता है, और बहुत सारे ऐसा भी है कि गिट किस लिए यूज़ करेंगे और गिट का काम कहाँ पे है ये मालूम नहीं है। तो गिट जो है आप देख सकते हो, अगर इसमें आप खोलोगे तो इसी में आप पढ़ सकते हो कि गिट क्या है। गिट एक वर्जन कंट्रोल का जो है ना एक टूल है, ठीक है। और आप शायद गिट हब के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। गिट हब हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। पहले हम गिट समझ लेते हैं, उसके बाद गिट हब समझेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि गिट हब से कैसे आप पुश एंड पुल ये सब कर सकते हो, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि गिट क्या है। गिट एक क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आप ब्रांच कभी भी क्रिएट कर सकते हो और उस ब्रांच से लेकर दूसरा फिर से एक ब्रांच बना सकते हो। जैसे मान लो कि ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का सेल आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपका कुछ नया फीचर्स वो जो फ्लिपकार्ट चाहते हैं कि ऐड करने के लिए, तो उसने क्या किया कि उसका जो अभी प्रोडक्ट है उससे एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं और डेवलपर्स एंड टेस्टर को काम पे लगा दिया कि आप वो जो फीचर है वो आप बना के दो।
जब तक ये बन रहा है तब तक शायद ये भी हो सकता है कि मेन ब्रांच में जो जो इश्यूज़ अभी चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। तो जो इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहा है वो अभी मेन ब्रांच मतलब जो एक्चुअली प्रोडक्ट है जो आपको फ़िलहाल दिख रहा है, जो कि बिलियन डे के लिए नहीं, अभी कभी भी खोलेंगे आपको दिखेगा, तो वो है मेन जो है वो। एंड फीचर जो है वो अभी काम जस्ट स्टार्ट किया है, थोड़ा दिन बाद शायद कंप्लीट भी हो जाए। जब कंप्लीट होगा उसके बाद वो फीचर टेस्टिंग करने के बाद ही फिर ऐड होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि वो जो फीचर है वो फिर से आपने ऐड किया, राइट। तो जो फीचर ऐड कर रहे हो वो क्या होगा, वो अलग से चलेगा एंड वो जो आपका जो मेन जो फोल्डर है वो अलग से चलेगा। क्यों चाहिए ये? क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है कि एक चीज़ पे आप काम करते हो जहाँ पे डेवलपर टेस्टर काम करते हैं, 1000 बार वो उसका जो रिक्वायरमेंट है चेंज होता रहता है। और रिक्वायरमेंट जब भी चेंज होता रहता है और फिर नया चीज़ डेवलप होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फॉल्टी केसेस भी फॉल्ट भी आया। ऐसा नहीं कि वो फुल प्रूफ प्लान है तो उसको हम साइड में रखते हैं। मेन जो फुल प्रूफ प्लान है उसका हम आगे चलने देते हैं, दूसरा ब्रांच में हम जो भी छेड़खानी करते हैं उसी में करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, उसका होल एंड टू एंड जो है ट्रैक रहता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, दिस इज़, मान लीजिए ये ब्रांच है, ये हेड ब्रांच है, मेन ब्रांच है, हेड से जो जुड़ा हुआ है मेन ब्रांच है। एंड ये मेन ब्रांच आगे जाके आप देख रहे हो कि इसके अपडेट आ रहा है, सिक्योरिटी अपडेट हो सकता है, कुछ पैचेस हो सकता है। और ये जो नया एक ब्रांच यहाँ पे बनाया गया था उसमें कुछ फीचर अपडेट हुआ, वो आगे जाके जुड़ गया एंड उसमें और भी फीचर अपडेट हुआ और फिर आगे जाके जुड़ा मेन ब्रांच के साथ। ये रेड जो कलर है ये मेन ब्रांच है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे एक ऊपर मैंने बहुत डीप पे नहीं समझाया, ठीक है, एक ऊपर आपको समझ में आया होगा। और जिसको मालूम है, ठीक है, आपको फिर से आपका याददाश्त रिफ्रेश हो गया कि ये क्या काम करता है और किस चीज़ के लिए बनाया गया है। ये पूरा फ्री है। आप जो डेवलपर्स है मतलब डेवलपर्स जो भी है उन्होंने यूज़ किया होगा इसको, बिल्कुल, ठीक है। और गिट जो है ये लोकली काम करता है, ये रिमोट के लिए नहीं है। मतलब आपको एक्सेस लेने के लिए उस कोड को आपका जो मशीन है उसको आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मान लो कि आप कुछ चेंज किया और उसको दूसरा किसी को भेजना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो इस चीज़ को कौन रिजॉल्व किया? गिटहब ने रिजॉल्व किया। गिटहब क्या होता है कि ये रिमोट रिपोजिटरी है। जो भी चेंजेस आपने अपना लोकल में किया उसका अगर आप पुश करके जाते हो तो वो क्लाउड में मतलब रिमोट रिपोजिटरी में स्टोर हो जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा, कोई भी चेंजेस, मतलब आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप पुश करके फिर रख के जाओ, ठीक है। एंड देन मतलब वो अगर आपको लग रहा है कि सही कोड है तो आप पुश करके रख के जाओ, और या फिर क्या बोलते हैं, मार्च करके भी जा सकते हो। अगर मान लो कि वो सही है और उसी को आप रिक्वायरमेंट का क्लाइंट का है, सेम रिक्वायरमेंट क्लाइंट नहीं चाहते हैं, तो आप उसको मार्च कर दो और डिप्लॉय करके आप टेस्ट करो कि सिस्टम में क्या एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, सभी के पास लोकली एक सिस्टम चलता है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसका लोकल कॉपी चलता है एंड उसका एप्लीकेशन जो एक्चुअली सभी ने यूज़ कर रहा होगा वो फिर एक क्लाउड जो है उसमें चलता है, क्योंकि सभी ने एक्सेस कर रहे हैं, राइट। सो क्लाउड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लाउड एक रिमोट रिपोजिटरी हम लोगों को देकर वो हेल्प कर रहे हैं कि ये कोड सभी यूज़ कर सकते हैं। तो वो है गिटहब, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारा हो गया बात बताना। अभी टेस्ट करते हैं कि ये जो है काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम कहाँ पे, /c/user/user, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मन चाहे आपका कोई भी फोल्डर चुन लो। जैसे मैं दिस पीसी में गया, उसके आगे मैंने देखा ई वॉल्यूम है, इसके अंदर में एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोड दिया। उसके आगे मैं क्या किया, कोड के आगे जाकर मैं इसमें एक न्यू फोल्डर बना लिया, ठीक है। फोल्डर का नाम दिया मैं गेट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर में जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेट बैश शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। गेट GUI जो है ये ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस करता है, लेकिन बैश यूज़ करना बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही ईजी जो कमेंट्स है कर रहा हूँ, गिट इनिट कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं इनिट कर दिया उसके बाद आप देख रहे हो कि .git नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। ये माइट भी आपके मशीन में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि दिस इज़ ए हिडन फाइल। मैं यहाँ पे व्यू में जाकर हिडन फाइल को टिक किया हूँ, इसलिए मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जाकर, ये फाइल होम शेयर व्यू है, इसमें जाकर आप हिडन आइटम्स को चेक कर लो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आप देखिए गिट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम पे। और क्या हो रहा है,
कि मैं इनिशियल गिट इनिट जब मैं कमेंट को एंटर किया उसके बाद एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गया है। ठीक है, एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गया है। मैं चाहूँ तो दूसरा ब्रांच भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक फाइल बना सकता हूँ, जैसे टच कमेंट है जो है हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक readme.md फाइल बनाता हूँ टच कमेंट यूज़ करके। एंटर किया, अब देख सकते हो एक मार्क डाउन सोर्स फाइल जो है क्रिएट हो गया है रेडमी नाम के। ठीक है, तो जो है कि बैश गिट बैश जो है ये काम कर रहा है सही से और ये सब कुछ सही से हो रहा है। ठीक है, अगर आप गिट ऐड करते हो, गिट ऐड डॉट करो, मतलब जो भी चेंजेस आपने अभी किया उसको आप मास्टर बेंच में सेव कर रहे हो, तो मास्टर बेंच में सेव हो गया, स्टेजिंग हो गया। ठीक है, और गिट कमिट करके अब जो अभी जो स्टेज किया, मतलब जो भी चेंजेस है उसको स्टेज किया। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं दूसरा वीडियो बना के आपको एंड टू एंड गिट का जो काम है मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इंस्टॉल कर रहे हो, नेक्स्ट जो जो काम होगा कैसे होगा, कोड कैसे आप इसमें रख के इजीली मेंटेन कर सकते हो, ये सारे चीज़ जो है ये वन बाय वन आपको समझ में आएगा। तो गिट कमिट -m एंड देन आपको मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालें कि न्यू क्रिएटेड। ठीक है, या कोई भी मैसेज डाल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको यही डालना है। तो ये जो हुआ कि मैं कमेंट मैसेज दिया और मेरे को एक ऑथर आइडेंटिटी अननोन करके एक एरर आया कि प्लीज़ टेल मी हु यू आर। ये हो सकता है नहीं आया आपको, ये भी हो सकता है कि आपको आ सकता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गिट जब इसको कमेंट करने जा रहा है, राइट, उनको पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है कमेंट। ये जो ऑथर है इनका नाम क्या है, इनका नाम मतलब यूज़र नेम क्या है, इनका ईमेल एड्रेस क्या है, क्योंकि इसी दोनों चीज़ के ऊपर आपका कोई भी कमेंट होता है, इसी दोनों चीज़ के ऊपर होता है कि मैं हूँ सुदीप और मेरा ईमेल एड्रेस है sudeep@gmail.com। ठीक है, कोई भी कमेंट मैं करूँगा तो एक कमेंट आईडी, यूनिक कमेंट आईडी क्रिएट होगा, टाइम जो है वो भी होगा वहाँ पे, एंड मेरा नेम एंड उसके साथ मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी वहाँ पे चिपक जाएगा कि कोई भी चेंज किया, अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हुए उस कोड को ठीक करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड उसमें कैसे कंट्रोल हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि टाइम जो है वो भी चेक कर रहा है, उसको भी आप देख सकते हो बाद में जाकर। आप 1 साल बाद में जाकर देखो कि उस टाइम फ्रेम में को किस किस डेवलपर ने काम किया, और उसका जो लिस्ट है आप निकाल सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप देख सकते हो कि ये फीचर में अपडेट कौन किया था, तो आप उसी पर्टिकुलर पर्सन को जाकर पूछ सकते हो कि आपने ये कोड इस ऐसे क्यों लिखा और ये कोड में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, आप ठीक करो, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उसी को ठीक करना पड़ता है। आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो कि आपने कैसे इसको किया और किस वजह से किया, ये आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो गिट कॉन्फिग जो आप रन दिख रहा है ना, रन कमेंट जो दिख रहा है, आपको उसी कमेंट को रन करना है, 2 कमेंट को रन करना है बेसिकली, गिट कॉन्फिग एंड देन कॉन्फिग लिख दूँ मैंने, देन डैश ग्लोबल यूज़र नेम, यूज़र डॉट ईमेल कर लो पहले। ठीक है, तो मेरा नाम है सुदीप, तो मैं sudeep@gmail करता हूँ। ये एक फेक ईमेल आईडी है, पता नहीं किसका है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं एंटर किया, हो गया, कुछ आया नहीं, वो सिर्फ ईमेल एड्रेस स्टोर किया। अभी अगर मैं चाहूँ तो देख सकते हो कि कमेंट हो रहा है कि नहीं। मैं फिर से एक बार कमेंट को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ईमेल एड्रेस जब उनको मिल गया तो उसको कोई ना कोई एक यूनिकली आइडेंटिफायर मिल गया कि ये कर रहा है। ठीक है, तो वो कमेंट हो गया। आप चाहो तो आप अपना ईमेल एड्रेस के साथ साथ आप अपना नेम भी सेव कर सकते हो। मैं नेम सेव कर देता हूँ, मैं अपना नेम दे देता हूँ और मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, और जब भी गिट कमेंट हो गया उसके बाद जो भी चेंजेस है वो अभी फ़िलहाल फाइनली मेड हो चुका है। ठीक है, जो भी चेंजेस आपने किया अभी वो सेव हो चुका है। एंड अगर आप गिट स्टेटस चेक कर रहे हो अभी आपको दिखेगा कि अभी कोई कमेंट के लिए है ही नहीं ब्रांच में, मास्टर ब्रांच जो है वर्किंग ट्री क्लीन है। फिर से आप कुछ भी अपडेट कर रहे हो, जैसे मैं टच करके फिर से मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ abcd.txt एंड मैं एंटर करूँ, उसके बाद एक abcd फाइल टेक्स्ट फाइल जनरेट हुआ। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर गेट स्टेटस चेक करूँ मेरे को क्या दिख रहा है अभी कि अभी एक अनट्रैक्ड फाइल है जिसका नाम है abcd.txt, क्योंकि अभी मैं इसको ऐड नहीं किया, अभी मैं इसको कमेंट नहीं किया, इसलिए अभी ये अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, अगर मैं अभी गिट को क्लोज कर देता हूँ ये कहाँ जाएगा पता नहीं हो। ठीक है,
तो मैं अगर मैं गिट ऐड करके इसको ऐड करता हूँ abcd.txt, अभी मैं अगर इसको गिट स्टेटस, ठीक है, तो गिट स्टेटस करता हूँ तो क्या बोलेगा ये कि ये अभी चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अभी जो है abcd.txt रेडी है कमिट होने के लिए। अभी ये स्टेज्ड एरिया पे हो गया है, चल गया है ऑलरेडी, ठीक है। इसको आप अनस्टेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट आपको दिख रहा है, गिट रिस्टोर स्टेज दैट फाइल टू अनस्टेज। चाहे तो आप गिट रिस्टोर एंड देन हाइफन इस TAGED एंड देन फाइल का नाम क्या है abcd.txt करके, मतलब है कि जो चेंजेस आपने, ये क्यों होता है, जो चेंजेस आपने फिलहाल अभी कर रहे हैं उसको आप जब भी ऐड डॉट कर दिए, मतलब जो चेंजेस अब तक हो गया है उसका सेव कर दिए, ठीक है। अभी उसके बाद कोई भी चेंजेस होगा उसके लिए गिट जिम्मेदार नहीं है कि आपने क्यों ऐड नहीं किया उसको, ठीक है, नया चेंजेस को, क्योंकि गिट ऐड डॉट मतलब जो चेंज आपने किया वो स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट हो गया, ठीक है। आपका जो वर्किंग एरिया है उससे लेकर स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट हो गया, एंड जब भी आप उसको कमिट कर दिए मतलब वो कंप्लीटली उसके साथ पैच हो गया, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के साथ वो डेटा पैच हो गया। अगर उसको डिलीट करना चाहते हो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से आपको कमिट करना पड़ेगा और गिट ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस करते हो गिट ऐड एंड गिट कमिट जो है ज़रूरी है करना। ओके, सो अगर आप यहाँ पे गिट स्टेटस करके चेक करो तो आपको दिखेगा वो फिर से आ गया है कहाँ पे, अनस्टेज्ड एरिया में, ठीक है। वो अभी अनस्टेज्ड एरिया में, स्टेज्ड एरिया में नहीं है। आपका जो वर्किंग ट्री है उसमें स्टेज एरिया है, अनस्टेज एरिया है एंड कमिटेड एरिया है, ठीक है। अनस्टेज एरिया वो होता है जो आपने अभी चेंज कर रहे हो, उसको स्टेजिंग नहीं किए हो, मतलब आप जहाँ पे अभी भी चेंज करके खुश नहीं हो और भी चेंजेस आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, राइट। मतलब आप कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हो और आप जब भी स्टेज कर दिए, मतलब दिस इज वट एवर चेंजेस यू हैव डन यू वांट टू कमिट दैट, तो आपने स्टेज कर दिया, उसके बाद कमिट आप कर दिए तो एक कमिट आईडी एंड जो चेंजेस आपने किया उसका परमानेंटली वर्जन कंट्रोल में सेव कर लिए, तो आपका कमिट आईडी क्रिएट होगा मैसेज के साथ, आपका यूज़र नेम एंड ईमेल के साथ। तो ये बेसिक सा है, अभी कुछ और सीखना है, बहुत ही वास्ट एरिया है, लेकिन जो काम की है फिलहाल के लिए मैं बता दिया। और एक चीज़ बाकी रहेगा जो कि गिटहब के साथ लिंक करना और आपको ब्रांच क्रिएट करके न्यू ब्रांच क्रिएट करके एक ब्रांच के साथ दूसरा ब्रांच मर्ज कैसे करता है, ये सब जानना नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं बताऊंगा। हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि गिट इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड उसके बाद उसको कैसे सेटअप करना पड़ता है अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में, उसके बाद उसको कैसे यूज़ करते हैं एंड थोड़ा बहुत कमेंट्स बारे में सीखे थे। एंड कमेंट्स चला के हम एक मेन ब्रांच क्रिएट करके फोल्डर क्रिएट करके उसमें हम कोड्स डाले थे, कुछ फाइल्स भी था शायद, और उसको कमिट करने के बाद हम देखे थे कि कैसे एक चीज़ को हम गिट में सेव कर सकते हैं। बट जो किए थे वो पूरा लोकल ही था, मतलब है कि एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के जो हार्ड डिस्क होता है उसमें पड़ा था, लेकिन वो क्लाउड में या फिर रिमोट रिपोजिटरी में नहीं था। इसलिए क्या होगा, अगर कोई उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस लैपटॉप या फिर उस डेस्कटॉप की ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज सीखेंगे कि कैसे एक रिमोट रिपोजिटरी में उस फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं और गिट के ज़रिए हम उस लोकल में सेम जो फोल्डर या फिर डायरेक्टरी या फिर रिपोजिटरी कह लो, वो जो चीज़ है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि लास्ट वीडियो जो नहीं देखा वो जाए और लास्ट वीडियो पहले देखे, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो देख सकते हैं कि स्टेप 1 जो है ओपनिंग ए गिटहब अकाउंट, एंड स्टेप 2 उसके बाद रहेगा क्रिएटिंग ए रिमोट रिपोजिटरी इन गिटहब, क्लोनिंग विद लोकल गिट रिपोजिटरी, एंड फोर्थ जो पॉइंट रहेगा वो है ट्राई विथ सम कमेंट्स। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अगर थ्योरी पे ध्यान दिया जाए तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। तो ये गिट और गिटहब जो दोनों सेम वर्ड जैसे लगते हैं, वो क्या है और किस लिए है ये हम थोड़ा सा समझे थे, लेकिन आज जो है हम थोड़ा डीपली समझेंगे। उसके बाद ही हम गिटहब अकाउंट क्रिएट करना और उसके बाद उसको कैसे रिमोट रिपोजिटरी में वहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करना और उसको लोकल गिट के साथ कैसे क्लोन करना पड़ता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो गिट है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक जो चीज़ है, गिट जो है ये एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट
लाइफ साइकिल को सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को ये हेल्प करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, तो LIFECL, ठीक है। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को देखते हैं। और एक जो थ्रू आउट जो सॉफ्टवेयर का जो लाइफ होता है, जैसे आप मान लो कि एक वर्जन 1 निकला, उसके बाद फिर थोड़ा काम होने के बाद वर्जन 2 निकला, और उसके बाद जाके वर्जन 3 निकला, ऐसे करके इसका जो लाइफ साइकिल होता है, थ्रू आउट जो लाइफ साइकिल होता है उसको हेल्प करते हैं, इस मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो है वो लोकली हेल्प करता है, लेकिन लोकली मतलब एक हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा, लेकिन उसको अगर किसी क्लाउड में स्टोर करना है तो गिट हब या फिर गिट लैब, बिट बकेट, ऐसे कुछ जो है कि इसको ज़रूरत है जहाँ पे क्लाउड का स्टोरेज मिलते हैं, एंड उसमें अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो हम क्या होगा कि हमको कहीं पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कि हमको लोकली भी ज़रूरत है और लोकली गिट का ज़रूरत है, लेकिन जो है कि हम अगर क्लाउड में चाहते हैं तो गिट हब की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ इसको हम पहले समझते हैं, क्योंकि लास्ट जो फर्स्ट में जो हमारे पास ऑप्शन था वो था सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, जहाँ पे इसके थ्रू से हम सॉफ्टवेयर के जो लाइफ साइकिल है इसको हम हैंडल करते थे, जहाँ पे सिर्फ जो था वो था सर्वर के ज़रिए से हम सेव कर पाते थे, जो भी कोड है उसका हम सिर्फ क्लाउड में स्टोर करते हैं थे। और उसके बाद उसका जो एक वर्किंग कॉपी उनको हर डेवलपर को वर्किंग कॉपी मिलता था। तो फिर एक डेवलपर कुछ काम किया, उसको कमिट किया मेन जो सर्वर है वहाँ पे, और उसके बाद वो कमिट करने के बाद वो चला गया, नेक्स्ट दिन शायद वो नहीं आया, दूसरा कोई आया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा काम किया और फिर अपडेट करके वो फिर चला गया। उसके बाद फिर से अगर कोई आया डेवलपर तो वो फिर उसमें अपडेट किया और उसको सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है सर्वर जो है उसमें सेव करके चला गया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि कोई भी आपको अपडेट करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको सेव करने के लिए ऑल टाइम का जो है इंटरनेट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिपोजिटरी है ऑल टाइम ये है इंटरनेट या फिर क्लाउड के ऊपर ही मिलता था, ठीक है। तो इसका जो है कि बाई चांस अगर क्लाउड में कुछ खराबी हुआ या फिर सर्वर डाउन हुआ या ये जो रिपोजिटरी है ये डिलीट ही हो गया, फिर करप्टेड ही हो गया, उस टाइम जो है पूरा लॉस हो जाता था। तो इसके लिए जो है कि प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को जो अभी जो आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं कि ऑल टाइम का जो इंटरनेट की ज़रूरत है, या एंड जो डिपेंडेंसी है वो एक ही रिपोजिटरी में बार बार, एंड मेन जो चीज़ है ये स्लो काम भी करते थे, क्योंकि आपको कुछ भी अपडेट करना है तो जो है इंटरनेट की ज़रूरत है और उसमें जाकर जो है सर्वर में जाकर अपडेट करना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए जो है सेकंड जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या हो गया, इसमें सिर्फ सर्वर नहीं, सर्वर के साथ साथ जो है सर्वर के रिपोजिटरी के साथ साथ एक लोकल जो है रिपोजिटरी भी हमको मिल गया। दिस इज गेट, ओके, दिस इज गेट एंड दिस इज गेट हब, ठीक है। जो है हमको जो दिख रहा है ये जो सर्वर का रिपोजिटरी है दिस इज गिट हब, ये जो रिपोजिटरी है दिस इज लोकल रिपोजिटरी, दिस इज गिट, ठीक है। डिफरेंस यही है कि इसमें आपको जो लोकल रिपोजिटरी मिलता है उसमें आप काम करो, उसमें आप अपडेट करो, कुछ भी करो, कमिट करो, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। काम आपके होने के बाद आप पुश या फिर पुल मेथड के जरिए आप उसमें अपडेट या फिर कमिट कर सकते हो, मतलब कुछ भी चेंजेस करना है मेन जो सर्वर में इसमें आप कर सकते हो। कहीं पर भी सर्वर का डाउन हो गया, सर्वर का टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप वेट कर जाओ, उसके लिए आपका जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो गया, क्योंकि आप उसमें चेंजेस फिर भी कर सकते हो आपका जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया कि ये जो गिट हब है ये इसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, लेकिन ये जो गिट के रिपोजिटरी है इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहीं पर भी जाकर, या इंटरनेट नहीं है तब भी आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो, और जब भी आपको इंटरनेट के कनेक्शन मिल जाए आप उसमें पुश करके अपना जो सेंट्रल रिपोजिटरी है उसमें डाल सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सर्वर के मीनिंग जो हो गया कि ये जो है ये अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ एक सर्वर के नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर में हो गया। कहीं पर भी ये जो डेटा है अगर लॉस हो जाए फिर भी जो डेटा मतलब रिपोजिटरी में जो जो डेटा पड़ा है उसका जो लोकल कॉपी है उसमें आपको जो कोड्स चाहिए वो सब सारे मिल जाएगा, क्योंकि जो मेन रिपोजिटरी है उसके साथ आपका लोकल रिपोजिटरी एकदम जो है कंटिन्यूसली अपडेटेड है, ठीक है। तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि गिट और गिट हब की ज़रूरत कैसे पड़ा, और आगे जाके हम देखेंगे कि गिट हब में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ये आपको जो थ्योरी का पता चलना चाहिए था वो आपको थ्योरी पता चल गया, आप जान लिए कि ये काम कैसे करते हैं, और लोकली या फिर जो क्लाउड का स्टोरेज है ये कैसे काम करते हैं, ठीक है।
तो लोकल में आप कुछ भी करेंगे तो उसमें अपडेट या फिर कमेंट यूज करेंगे और उसको अपडेट या फिर कमेंट बोलेंगे भी। अगर अगर आप आपका गिट रिपोजिटरी में से लेकर सेंट्रल रिपोजिटरी जो है, जो कि क्लाउड का रिपोजिटरी है, उसमें अगर कुछ चेंजेस या फिर उसमें से कुछ डेटा आप चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं, उस समय आप उसको पुश पुल बोलेंगे, अपडेट कमिट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं कि लोकल रिपोजिटरी से अगर सेंट्रल रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस गया तो उसको हम बोलेंगे पुश, एंड कुछ चेंजेस वहां से आया तो फिर उसको हम बोलेंगे पुल। ठीक है, ऐसे करके अगर कुछ चेंजेस आपके वर्किंग कॉपी, ठीक, वर्किंग कॉपी से कुछ चेंजेस आपका गिट रिपोजिटरी में जाते हैं जो कि लोकल रिपोजिटरी है, उसको हम कहेंगे कमिट। ठीक है, एंड अगर वहां से मतलब लोकल रिपोजिटरी से कुछ भी चेंजेस अपने पास आते हैं, अपने वर्किंग कॉपी में आते हैं, तो उसको हम कहेंगे अपडेट। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे गिटहब में अकाउंट क्रिएट किया जाते हैं। तो github.com में जाइए, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको मेल डालना पड़ेगा और आपको साइन अप और गिटहब में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जब भी क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बोलेगा कि आपके मेल चाहिए, आपका जो जीमेल अकाउंट या फिर कोई भी ईमेल आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप डालकर कंटिन्यू जो बटन है उसमें क्लिक कीजिए। तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप मिलेगा वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। तो उसके बाद आप पासवर्ड डालिए, पासवर्ड का कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कीजिए। फुलफिल करने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको बोलेंगे कि यूज़र नेम डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम जो है उसको यूनिक होना चाहिए। ये हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा जो है कि एक यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका यूज़र नेम यूज़ करे, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर मास्टर में डाला, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि दिस यूज़र नेम में मे नॉट। तो ये जो यूज़र नेम है ये गलत है एक्चुअली, आप इस अंडरस्कोर की यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सिनेरियो जो है कि जहाँ पे मैं एक यूज़र नेम यूज़ किया जो कि ऑलरेडी एक यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैं यूज़ कर नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने एक कोशिश किया जहाँ पे प्रोग्राम मास्टर वाई टी लिख के ट्राई किया, तो वहाँ पे जो बोला कि दिस इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो यूज़र नेम अवेलेबल है, जब जब तक ये अवेलेबल नहीं मतलब आपको नहीं दिखता है कि दिस इज़ अवेलेबल, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद जब भी ये आप यूज़र नेम का यूनिक कॉम्बिनेशन आप डाल दोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन मिल जाएगा, एंड उसमें क्लिक करने के बाद आपके पास फिर एक ऑप्शन आएगा कि आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट के जो अपडेट अनाउंसमेंट है उसको आपने जो ईमेल अभी डाला है वहाँ पे कुछ चाहते हैं अपडेट्स। तो मैंने एक्चुअली मैं ये नो डाला, लेकिन आप येस भी डाल सकते हो, तो मैंने नो ही डाला, एन टाइप करके नो डाला। तो उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करो। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई अकाउंट करके स्पाइरल गैलेक्सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पाइरल गैलेक्सी है, मैं इसको सिलेक्ट किया, तो उसके बाद अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया। उसके बाद मेरे को एक ऑप्शन मिला क्रिएट अकाउंट, उसमें मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे मेल में एक कोड आया, तो मैं 6 डिजिट का कोड में डाला। यहाँ पे डालने के बाद मेरे को ऑप्शन आ गया वेलकम टू गिटहब एंड दिस इज जो है टीम मेंबर, ये सब सेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्किप जो है स्किप कर दिया, स्किप पर्सनलाइजेशन में क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन मैं गिटहब में लेके चला जाता हूँ डायरेक्टली। वहाँ पे आपको देखेगा कि क्रिएट रिपोजिटरी ऑप्शन जो है दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करो। उसके बाद आप, तो हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी नेम लिखने का बॉक्स आ गया जहाँ पे गिट ट्यूटोरियल रेपो नाम का हम लोग एक रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसको पब्लिक रखते हैं और इसमें रीड मी फाइल जो है ऐड का चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी, इसके बाद एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा जिसमें readme.md फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोड के नीचे से आपको HTTPS का एक लिंक मिलेगा। ये लिंक यूज़ करने से पहले आपको एक कोई भी जगह पे आना है फोल्डर में। उसके बाद फोल्डर में राइट क्लिक करके आपको गिट बैशियर करना है। गिट बैशियर करने के बाद आपको क्या करना है कि गिट क्लोन, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ तो दिखने के इजी होने के लिए। तो गिट क्लोन के बाद यहाँ पे आपको जो HTTPS का लिंक मिल रहा है इसको इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर इसको राइट क्लिक देकर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ एंटर करना है। एंटर होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कि फ़िलहाल आपने जो जो रेपो आप अभी देख रहे हो रिमोट में, सेम रेपो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कि गिट ट्यूटोरियल रिपोजिटरी आप खोलकर भी देख सकते हो। यहाँ पे readme.md फाइल भी है, इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो कि सेम जो है लिखा हुआ रहेगा जो टेक्स्ट आपने वहाँ पे लिखा था। तो ये देख सकते हो कि एक एक्चुअली VS कोड खुल गया जहाँ डबल क्लिक करने के बाद, एंड ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने लिखा था यहाँ पे दिस इज़ ए गिट और गिट हब ट्यूटोरियल रेपो, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा कि दिस इज़ ए गिट एंड गिट हब ट्यूटोरियल रेपो। फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि गिट का जो अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और उसके बाद हम इसमें पहले हमको जाना पड़ेगा
cd चेंज डायरेक्टरी करके git एंड देन टैब करते ही हम जा सकते हैं git ट्यूटोरियल रेपो, जो रेपो का हम नाम दिए थे सेम रेपो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। git क्लोन जो कमेंट है इस कमेंट से आपको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर आप पहले बार कर रहे हो तो ये करने के बाद आपके पास शायद यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया होगा, तो उसमें आपको सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और एंटर करने के बाद आप देखोगे कि सेम जैसे क्लोनिंग इनटू दैट रेपो जो आ रहा है मेरे पास सेम चीज़ आएगा आपके पास भी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन स्ट्रक्चर में हम पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितने फाइल्स है। फिलहाल के लिए एक ही फाइल्स है जिसका नाम है readme.md। सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेम फाइल है और हम जो मेरे मेरा जो क्लाउड में जो रिपोजिटरी है सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि readme.md फाइल सिंगल फाइल ही है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा दो चार और फाइल ऐड करते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं एक ही फाइल ऐड करता हूँ। टच कमांड यूज़ करके abcd नाम का एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ और मैं इसको एंटर करके उसके बाद हम गिट स्टेटस करके देख सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए गिट का स्टेटस क्या है। आप देख सकते हैं कि एक फाइल अभी अनट्रैक्ड स्टेज पे है जो है abcd.txt। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि गिट ऐड डॉट करके इसको स्टेज करता हूँ और उसके बाद फिर से मैं अगर गिट स्टेटस कमेंट ट्राई करूँ तो मेरे पास अभी देख सकते हो कि अभी जो है ये स्टेजिंग एरिया में चल गया है। इसको मैं अभी चाहूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, कमेंट करके मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ abcd सम मे बी मैसेज abcd एडेड जस्ट लाइक दैट एंड एंटर। बट फिलहाल के लिए कमेंट कर दिए, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि कमेंट के बाद नहीं चेंजेस आता है यहाँ पे, राइट। सो हम अगर स्ट्रक्चर को याद करते हैं तो पुश एंड पुल कमेंट के ज़रिए ही आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो जो रिमोट रिपोजिटरी है। तो आपको फिर पुश करना होगा क्योंकि चेंजेस आपके लोकल रिपोजिटरी में है और आप चाहते हो रिमोट में भेजने के लिए, तो पुश कमेंट यूज़ करना होगा जहाँ पे गिट पुश कमेंट जो है उसके बाद आप ओरिजिन मतलब आप जो लोकल रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हो उसको ओरिजिन कह रहे हो और जो भी रिमोट रिपोजिटरी है उसका नाम आप रखना चाहते हो मेन। तो उसके बाद अब एंटर करो, एंटर करने के बाद थोड़ा वेट करो एंड देन आप देखोगे कि ये जो है चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी में भेज दिया गया। अब कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि जस्ट राइट। सो readme.md फाइल पहले से ही था लेकिन abcd.txt नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी abcd.txt भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे एक कमेंट और यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि गेट हम एक ब्रांच बनाते हैं। तो ब्रांच बनाने के लिए हमारे पास दो कमेंट है, चेकआउट कमेंट भी यूज़ करते हैं और गिट ब्रांच भी यूज़ कर सकते हैं। चेकआउट कमेंट से क्या होता है कि ये ब्रांच बनाने के साथ साथ नया ब्रांच जो बनेगा उसमें डायरेक्टली चला जाएगा, लेकिन गिट ब्रांच से सिर्फ ब्रांच क्रिएट हो सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए आपको दिखाता हूँ गिट चेकआउट देन न्यू ब्रांच एंड एंटर। सो आप देख सकते हो कि ये स्विच कर गया न्यू ब्रांच में। अगर मैं फिर से गिट मेन में जाऊँ और मैं यहाँ पे गिट चेकआउट मेन में जाऊँ तो उसके बाद मैं अगर गिट ब्रांच यूज़ करूँ एंड देन न्यू ब्रांच टू, अब अभी आप देख सकते हो फिर भी आप मेन पे ही हो लेकिन ब्रांच आपका क्रिएट हो गया है। फिर से अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी ब्रांच है आपके पास, तो आप गिट ब्रांच करके देख सकते हो मेन न्यू ब्रांच या न्यू ब्रांच 2 है। लेकिन गिट चेकआउट माइनस भी कमेंट से आपका ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगा, उसके साथ साथ आप उस ब्रांच पे स्विच भी हो जाओगे। तो मैं फिलहाल के लिए न्यू ब्रांच को ही मेन न्यू ब्रांच में ही चेंज करना चाहता हूँ तो मैं गिट चेकआउट एंड देन न्यू ब्रांच एंड देन हिट एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे भी एक फाइल बनाना चाहता हूँ xyz एंड देन .txt। तो अभी मैं अगर गिट स्टेटस चेक करूँ तो xyz जो है अभी अनट्रैक्ट सिचुएशन में है। मैं गिट ऐड यहाँ पे डॉट यूज़ ना करके हम क्योंकि सिर्फ एक ही फाइल है, मैं डॉट यूज़ कर से क्या होगा, अगर मोर देन वन फाइल है तो सब फाइल स्टेज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही फाइल को स्टेज करने के लिए तो मैं डायरेक्टली उसी फाइल को नेम यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे xyz.txt है तो मैं गिट ऐड xyz.txt ऐड किया। तो अभी मैं गिट स्टेटस करूँ तो अभी वो स्टेज हो गया है एंड उसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं कमेंट कर देता हूँ इसको एंड देन मैं इसको पुश करना चाहता हूँ देन पुश करता हूँ इसको गिट पुश ओरिजिन एंड देन इसको मेन में ना पुश करके मैं चाहता हूँ मैं इसका एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाए गिट हब में और मैं इंटर करता हूँ गिट पुश ओरिजिन न्यू ब्रांच। तो ये न्यू ब्रांच क्रिएट हो गया एंड इसका पुश भी कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश करने का ज़रूरत भी नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेकेंड ब्रांच भी क्रिएट हो चुका है, जो 2 ब्रांच दिख रहा है आपको। एक न्यू ब्रांच है जो कि फिलहाल जस्ट क्रिएट किया हम लोगों ने। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं
यहाँ से आप देख सकते हो कि एक कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि जो चेंजेस आप न्यू ब्रांच में किए हैं, जैसे न्यू फीचर आप लॉन्च किया और उसको आप चाहते हो कि मेन जो हमारे कोड है वहाँ पे भी ऐड हो जाए, तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का यूज़ करते हुए आप सेम चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस में जो ब्रांच में हम इस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं उसको रखेंगे, और जहाँ से वो नया चीज़ नया फीचर्स ऐड होगा उसको कंपेयर में रखेंगे। रखने के बाद हम इसमें सिर्फ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट ही सिलेक्ट करना है और कुछ करना नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे रिव्यूअर्स का शायद यूज़ हो सकता है। अगर रिव्यूअर्स का ज़रूरत है तो मान लीजिए आप जूनियर डेवलपर है तो रिव्यूअर्स में आप आपको सीनियर डेवलपर को भी रख सकते हैं जो कि रिव्यू करके आपको अप्रूव करके देगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करता हूँ, और पुल रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद ये चेकिंग फॉर एबिलिटी टू मर्ज ये चेक हो गया, एंड उसके बाद ये दिस इज देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, देन हम क्लिक कर सकते हैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ये क्लिक होने के बाद मैं अगर कंफर्म मर्ज करता हूँ तो ये अगर आप जाएंगे कोड में, और कोड में जाने के बाद अगर मेन ब्रांच में देखेंगे तो पहले ABCD तक था, अभी XYZ भी ऐड हो चुका है। जस्ट में जब मार्च किया उसके बाद ये ऐड हुआ। इससे आपको पता चलता है कि कैसे गिट और गिट हब पैरेलली काम करता है। गिट हब किस चीज़ के लिए काम होता है, गिट गिट किस चीज़ के लिए काम होता है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा और आप इससे काम स्टार्ट कर सकते हो। आगे जाके और भी बहुत कुछ सीखने का बाकी है, लेकिन वो चीज़ आप इससे सीख सकते हो। ये जो अभी सीखा आपने ये फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, और आगे जाके कुछ भी और सीखना है तो आप सिंपल सर्च करके भी सीख सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपका फंडामेंटल्स क्लियर है, क्योंकि आप जानते हैं गिट और गिट हब किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये जो रिपोजिटरी आपने क्रिएट किया इसको आपको डिलीट करना है, नहीं चाहिए आपको, परमानेंटली आपको डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग्स में जा सकते हो, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करो और लास्ट में आपको डिलीट दिस रिपोजिटरी दिखेगा। चाहे तो आप आर्काइव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट रिपोजिटरी करके आप इसको जो है कॉपी करके सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड देन आई अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज में अगर डिलीट कर देंगे तो ये जो है आपका रिपोजिटरी फुल एंड फाइनली डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा और कोई भी रिपोजिटरी नहीं है, और मुझे फिर से बोल रहा है कि एक नया रिपोजिटरी बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे जाके और भी सीखेंगे। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।